फ्रेंड्स, आजकल हम बात कर रहे हैं 2020 में रिलीज क्राइम थ्रिलर सीरीज पाताल लोक का सीजन 1, जिसका मैं आज लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा हाथीराम पता लगा लेता है कि दुनलिया गुजर मारा जा चुका है, लेकिन तभी ग्वाला गुजर के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उस ऑटो ड्राइवर को गोली मार देते हैं जिस ऑटो में हाथीराम ट्रेवल कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि हाथीराम के साथ अब क्या होने वाला है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है। जब विशाल त्यागी का जन्म हुआ था तो उसके पिता उसकी कुंडली एक पंडित जी को दिखाते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कुंडली तो बहुत ही अच्छी है, ऐसे बच्चे तो सदियों में पैदा होते हैं। पंडित जी की बातें सुनकर उसके पिता खुश होते हैं, लेकिन पंडित जी बोलते हैं एक कुंडली इंसानों की नहीं है, ऐसी कुंडली तो असुरों की होती है। और इस बालक की कुंडली सदियों पहले हिरण्यकश्यप की कुंडली से मैच करती है। और जैसे हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे न तो दिन में मारा जा सकता था, न तो रात में, न तो मित्र न शत्रु, ऐसे ही वरदान तुम्हारे पुत्र को मिले हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अब हम हाथीराम को देखते हैं, जिसे ग्वाला गुजर के वो दोनों गुंडे एक गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे होते हैं। तो हाथीराम उनसे बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तुम सब मारे जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी टीम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगी। तभी हाथीराम देखता है कि उसकी जीप के सामने एक ट्रक आ जाता है, जिसकी लाइट ड्राइवर की आंखों पर पड़ती है और मौके का फायदा उठाकर हाथीराम स्टीयरिंग मोड़ देता है और जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हाथीराम और दोनों गुंडे सब घायल होते हैं। हाथीराम वहाँ से उठता है और भागता है। देखता है सामने एक मेला लगा होता है, वो मेले के अंदर चला जाता है। अब वो लोग अपने साथियों को कॉल करते हैं और हम देखते हैं थोड़ी ही देर में वहाँ कई सारे लड़के हाथीराम को ढूंढने लगते हैं। हाथीराम बचते बचाते मेले में भागता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा ही जाता है और उनमें से एक आदमी हाथीराम के मुंह पर मारता है और हाथीराम वहीं बेहोश हो जाता है। जब हाथीराम को होश आता है तो हाथीराम देखता है उसके सामने ग्वाला गुजर खड़ा होता है। अब ग्वाला गुजर हाथीराम के पास जाता है और उसको पानी पीने के लिए देता है और फिर बोलता है, इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, थाना आउटर जमुना पार ड्यूटी से सस्पेंड होने के बावजूद इतनी जोखिम लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो बताइए भैया आपको क्या पता चला? तो हाथीराम बोलता है कि यही दुनलिया मारा जा चुका है। अब ग्वाला गुजर उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है किस किस को ये बात पता है? तो हाथीराम बोलता है वही जिसने विशाल त्यागी को दिल्ली भेजा था संजीव मेहरा को मारने के लिए। तो ग्वाला गुजर बोलता है वाजपेयी। तो अब हाथीराम पूछता है क्या दुनलिया बीमार था क्या, और इस बात की खबर किस किस को थी? अब ग्वाला गुजर सोचने लगता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं जब वो डॉक्टर जिसे वो लोग दुनलिया के इलाज के लिए लाए थे, वो उनको बताता है कि दुनलिया मर चुका है और तुरंत ही डॉक्टर को गोली मार दी जाती है ताकि दुनलिया के मरने की खबर बाहर किसी को भी न पता चले। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हाथीराम ग्वाला को बताता है कि किसी तरह से ये बात वाजपेयी को पता चल गई थी कि दुनलिया मारा जा चुका है। वाजपेयी के लिए आप लोग एक बाहुबली हैं, लेकिन वाजपेयी कभी नहीं चाहेगा कि भविष्य में आप कभी पॉलिटिक्स में आए। लेकिन दुनलिया के मरने के बाद वाजपेयी को लगा कहीं आप पॉलिटिक्स में ना आ जाओ। अब दुनलिया मर चुका था तो वाजपेयी जानता था कि आप कमजोर हो चुके हो, लेकिन अभी भी दुनलिया का सबसे बड़ा हथियार विशाल त्यागी आपके पास ही था। तो वाजपेयी चाहता था कि विशाल त्यागी रास्ते से हट जाए और इसीलिए वाजपेयी ने एक प्लान बनाया और आपसे बोला कि एक प्रोजेक्ट है और त्यागी को दिल्ली भेजना है। बात ये थी वो चाहता था कि त्यागी मारा जाए और उसी प्लान के तहत उसने और लोगों को हायर किया ताकि ये सारा असाइनमेंट असली लगे। और उधर दिल्ली पुलिस की नजर विशाल पर थी, वो उसका पीछा हर समय कर रहे थे। बस वो इंतजार इस बात का कर रहे थे और जैसे ही विशाल संजीव को मारता और उसके बाद दिल्ली पुलिस विशाल और उन लड़कों को मार देती और इस तरह आसानी से विशाल त्यागी वाजपेयी के रास्ते से हमेशा के लिए हट जाता। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब त्यागी ने जिद पकड़ ली कि उसे मास्टर जी से बात करनी है संजीव को मारने से पहले, और वो 3 दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी मास्टर जी से बात नहीं हुई और इसी वजह से त्यागी ने वो असाइनमेंट कैंसिल कर दिया। तो दिल्ली पुलिस ने डिसाइड किया कि त्यागी और उसके साथियों को रास्ते में ही मार दिया जाए, और वो भी मारने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ प्रेस के लोग आ गए और मीडिया को देखकर दिल्ली पुलिस को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब ग्वाला गुजर हाथीराम पर गन पॉइंट करता है और उससे बोलता है पता तो तुमने लगा लिया, लेकिन ये बताओ अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो हाथीराम बोलता है अरे ग्वाला भाई, आपने दुनिया मुझसे ज्यादा देखी है, अगर मैं चाहता तो आपको कुछ भी नहीं बताता, बोल देता मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं पता चली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वाजपेयी को कैसे पता चला कि दुनलिया गुजर मारा जा
चुका है। अब ग्वाला सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद अपने उस आदमी को शूट कर देता है जो हाथीराम का पीछा कर रहा था। तो उसके साथ का दूसरा गुंडा डर जाता है। तो ग्वाला बोलता है, डर मत, ये बता दुनलिया के मरने की खबर सिर्फ 3 लोगों को थी, तो फिर वाजपेयी को कैसे पता चला कि दुनलिया मारा जा चुका है? इसका मतलब इसी ने गद्दारी की थी। अब हाथीराम को उसका फोन और गन दोनों वापस कर दिया जाता है और ग्वाला गुजर हाथीराम को दुनलिया का एक निशानी देता है और बोलता है, ये ले जाकर त्यागी को दे देना, उसे जानने का हक है कि मैंने उसकी बात मास्टर जी से क्यों नहीं कराई। अब हाथीराम जाने लगता है, लेकिन तभी वो मुड़कर पूछता है कि मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई, आखिर त्यागी ने संजीव मेहरा को क्यों नहीं मारा? वो क्या बात करना चाहता था अपने मास्टर जी से? अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं त्यागी बस में बैठा होता है और वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं। जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है ऑफिस के अंदर सेलिब्रेशन का माहौल था। संजीव मेहरा अपनी टीम को बोल रहा था कि अब नए मैनेजमेंट के साथ हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हमें हर तरह की फ्रीडम है इस न्यूज चैनल को चलाने के लिए। वहीं हम सारा को देखते हैं जिसे ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि संजीव झूठ बोल रहा है, एक फेक न्यूज का सहारा लेकर अपने करियर को आगे बढ़ा रहा है। तो सारा तुरंत ही अपने केबिन में जाती है और एक रिजिग्नेशन लेटर टाइप करती है। और जब सारा लेटर लेकर संजीव के केबिन में जाती है तो संजीव बोलता है कि देखो, अब तो मैं ऐसे ही काम करूंगा, अगर तुम्हें पसंद हो तो मेरे साथ काम कर सकती हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बिना हिचक ही उसके रिजिग्नेशन लेटर पर साइन कर देता है। तभी वहाँ हम देखते हैं हाथीराम आ जाता है। तो संजीव हाथीराम को बोलता है, ये क्या तरीका है मेरे ऑफिस में आने का, जाओ अपॉइंटमेंट लेकर आओ। तो हाथीराम बोलता है, अगर आप अभी मुझसे बात कर लोगे तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। अब हम देखते हैं उस केबिन में हाथीराम, सारा और संजीव होते हैं। तो हाथीराम संजीव को एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है, ये उस समय की बात है जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि धरती पर तो अब कोई काम ही नहीं बाकी है उनके लिए, तो वो 5 भाई स्वर्ग के लिए चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। रास्ता कठिन था और धीरे धीरे युधिष्ठिर के सारे भाई मारे गए, लेकिन वो कुत्ता युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक पहुंच गया। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो इंद्रदेव ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब युधिष्ठिर उस कुत्ते को लेकर स्वर्ग के अंदर जाने लगे तो इंद्रदेव ने मना कर दिया, बोले ये तुच्छ कुत्ता स्वर्ग में नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर बोले, पूरे सफर में मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरा साथ दिया। अगर आप इस कुत्ते को अंदर नहीं लाने दोगे तो मैं भी स्वर्ग के अंदर नहीं आऊंगा। युधिष्ठिर ये बोलकर वहाँ से वापस जाने लगे। तो इंद्रदेव ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया और बोले, ये तो आपकी परीक्षा थी और परीक्षा में आप पास हुए। तो संजीव बोलता है, तुम्हारी इस बकवास कहानी का मेरे केस से क्या लेना देना है? तो हाथीराम बोलता है कि आपकी भी जिंदगी में एक कुत्ता है, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि उस कुत्ते ने आपको स्वर्ग जाने में मदद नहीं किया, लेकिन स्वर्ग जाने से बचा लिया। त्यागी आपको मारने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि आपकी पत्नी एक सड़क छाप कुत्ते को भी बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी, और त्यागी ने अपने गुरु से एक बात सीखी थी कि जो आदमी कुत्तों से प्यार करता है वो अच्छा इंसान होता है। तो यही वजह थी त्यागी ने आपको उस दिन नहीं मारा। वो अपने गुरु मास्टर जी से बात करना चाहता था कि कहीं गलती से उन्होंने आपको मारने का ऑर्डर तो नहीं दिया। वो कई दिनों तक अपने मास्टर से बात करने का जिद पकड़ता रहा, लेकिन आखिर में जब उसकी बात उसके मास्टर जी से नहीं हो पाई तो उसने इस असाइनमेंट को कैंसिल कर दिया और एक कुत्ते ने आपकी जिंदगी बचा ली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस का आपसे कोई लेना देना नहीं था। तो संजीव पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो हाथीराम बताता है कि टारगेट आपकी जगह कोई और भी होता तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात यह थी, इस सारे साजिश का टारगेट तो त्यागी था। पुलिस वालों को त्यागी का इनकाउंटर करना था, तो उन्होंने आपके बहाने त्यागी को चित्रकूट से निकालकर दिल्ली लाए। टारगेट आपकी जगह कोई और भी हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने रैंडमली आपको ही सेलेक्ट कर लिया। तो संजीव बोलता है, ये सब बकवास है, सीबीआई ने पता किया था कि इस केस में दूसरे देश की साजिश है। तो हाथीराम बोलता है, बड़ी अजीब बात है संजीव जी, आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी जान अब खतरे में नहीं है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस केस ने त्यागी को नर्क में भेज दिया उसी केस में आपने अपने स्वर्ग के द्वार को खोज लिया। यह कहकर हाथीराम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो संजीव से एक बात बोलता है कि जब मैं पहली बार आपसे मिला तो मुझे लगा आप बहुत बड़े आदमी हैं और मैं एक छोटा सा, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। कहकर हाथीराम वहाँ से चला जाता है। अब हाथीराम अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है, और जब दूसरे दिन अपने थाने पहुँचता है तो उसे बताया जाता है कि उसका सस्पेंशन अब खत्म हो गया है और उसे आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तभी उसके पास डीएसपी साहब का बुलावा आता है। जब वो डीएसपी साहब से मिलता है तो डीएसपी साहब उसे एक न्यूज दिखाते हैं जहां वो देखता है कि ग्वाला गुजर और वाजपेयी जी दोबारा एक हो गए थे। तो डीएसपी साहब बोलते हैं, दो बड़ी हस्तियों को मिलाने का काम तुमने किया है और इसी का इनाम है कि तुमने दोबारा ये ड्यूटी ज्वाइन की है। तो हाथीराम बोलता है, सर कहीं ये मेरा मुंह बंद करने का इनाम तो नहीं है। तो डीएसपी साहब बोलते हैं, देखो हाथीराम, ये जो अपना पूरा सिस्टम है ना, एक मशीनरी की तरह होता है। यहाँ हर पुर्जे को पता है कि उसे क्या करना है। अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो हाथीराम बोलता है कि सर मेरा एक सवाल है कि आपने केस मुझे इसलिए दिया था क्योंकि आप समझते थे कि मैं चूतिया हूँ। तो डीएसपी साहब हंसते हैं और बोलते हैं, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस लेवल तक पहुँच जाओगे। और वहीं हम संजीव को देखते हैं, जब अपने घर जाता है तो अपनी वाइफ को थैंक यू बोलता है। और अब संजीव का कुत्तों को देखने का नजरिया ही बदल गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी वाइफ का कुत्तों के प्रति जो लगाव था उसी की वजह से आज संजीव जिंदा है। अब सीन शिफ्ट होकर जेल में चला जाता है और हम देखते हैं चीनी का वो दोस्त उस जेल में सफाई कर्मी का काम करता है। वो पोछा मारते हुए चीनी के पास आता है तो चीनी उससे बोलता है, कुक्कू के पार्लर में अपने 2.5 लाख रुपए रखे हैं, तुम जाकर उन पैसों को ले लेना और अपने पास रख लेना। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैंने तुझे मना किया था कि पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो चीनी बोलता है, मुझे पैसों की लालच नहीं थी, मैं चाहता था कि अपना जेंडर चेंज करा के तुझसे शादी कर लूं और सारी जिंदगी हम दोनों एक साथ रहें। ये बातें सुनकर चीनी का दोस्त दुखी हो जाता है। अब हम देखते हैं हाथीराम वहाँ आ जाता है और त्यागी को वो रुद्राक्ष की माला देता है और बोलता है कि इसे ग्वाला भाई ने दिया है और बोला था इसे देखकर तू समझ जाएगा। और त्यागी देखता है उसके हाथ में मास्टर जी के गले की रुद्राक्ष की माला थी। वो समझ जाता है कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं है और त्यागी निराश हो जाता है। वो धीरे धीरे चलने लगता है और एकाएक रुक जाता है तो पुलिस वाला उसको खींचता है। तभी त्यागी पुलिस वाले से उसकी गन छीन लेता है। इससे पहले कुछ करता उसके सामने हाथीराम आ जाता है और त्यागी को इशारों में मना करता है, लेकिन त्यागी अपना गन लोड करता है। और वही बैकग्राउंड में वो पंडित जी की बात गूंज रही थी कि इसे ना तो मित्र मार सकता है और ना ही शत्रु, सिर्फ एक आदमी उसे खत्म कर सकता है और वो है त्यागी खुद। और हम देखते हैं त्यागी अपने आप को शूट कर लेता है और वही मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संजीव मेहरा अपने 9 PM के प्राइम से ऊपर होता है और लोगों को बताता है कि मुझको टारगेट करने वाला विशाल त्यागी उर्फ हथौड़ा त्यागी आज मारा गया। उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। शायद उसे पकड़े जाने का गिल्ट था। और आखिर में एक ही बात सामने आती है कि कोई भी मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं जो शाम को बाहर अपनी फैमिली के साथ घूम रहा होता है और आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है तो हाथीराम अपना आइसक्रीम उस कुत्ते को दे देता है और इसी के साथ एक बेहतरीन सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ एक नई सीरीज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।